हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेप्ट्रॉन के बारे में। इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और मैंने उसको अपलोड भी कर दिया है। तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को देखें पहले, क्योंकि इसमें हमने डीप लर्निंग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी इन वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस तरह की वीडियोस और बनाऊं। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपकी केवल एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपको लास्ट वीडियो जरूर देखी होनी चाहिए। ठीक है, उससे थोड़ा बहुत आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगला परसेप्ट्रॉन को समझने के लिए कि परसेप्ट्रॉन है क्या, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा बहुत बायोलॉजी समझना पड़ेगा। क्योंकि जो परसेप्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है ना, वो ह्यूमन बायोलॉजी से ही लिया गया है। बेसिकली उससे कनेक्ट करके ही परसेप्ट्रॉन को डेवलप किया गया है, हल्का फुल्का। तो हम पहले ह्यूमन बायोलॉजी समझेंगे, उसके बाद ही उसको कनेक्ट करेंगे परसेप्ट्रॉन से। ठीक है, तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, किसी भी मैसेज को रिसीव करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और एक आउटपुट भी देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्किन है, स्किन क्या करती है, मान लो कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्किन फील करती है कि गर्म है। क्या वो स्किन फील करती है? नहीं, स्किन क्या करती है, उस मैसेज को रिसीव करती है, ब्रेन तक पहुंचाती है, और ब्रेन आपका बोलता है कि गर्मी है। तो फिर आप जाते हो और फैन को क्या करते हो, ऑन कर देते हो। तो ये सारा का सारा फीलिंग वाला जो सिस्टम है, आपको पेन हो रहा है, हैप्पीनेस महसूस हो रही है, ये सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है? आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और अब कहाँ पे ये होता है नर्वस सिस्टम? हमारी पूरी बॉडी में होता है। हमारे हर एक पार्ट पे नर्वस सिस्टम होता है, मतलब जहाँ जहाँ आपको पेन हो सकता है पॉसिबली, वहां वहां पे नर्वस सिस्टम फैला हुआ है। अगर आपके वहां पे कोई भी चोट लगे और आपको पेन फील हो रहा है, इसका मतलब वहां पे नर्वस सिस्टम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिंगर, कोई भी पार्ट, बॉडी का पार्ट ले सकते हो। यहाँ पे मान लो ये आपकी फिंगर है। ठीक है, इस पे अगर आपको कोई चोट लग जाए, कैसे पता चलता है पेन है? तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे कुछ नर्व्स होती हैं, नर्व्स, NE, नर्व्स बोलते हैं इनको हम। नर्व्स बेसिकली आप फिलहाल के लिए ये मान के चलो वायर्स है कुछ। वायर्स, वायर्स मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वायर होती है, मान के चलो, फिलहाल एक्चुअल में वायर्स नहीं होती। ठीक है, वो वायर्स क्या करती है, उस पेन वाले मैसेज को ना, उस चोट वाले मैसेज को पहुंचाती है किस तक? ब्रेन तक। ब्रेन तक, ठीक है, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती है। और ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को क्या करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। और उसके बाद जैसे वो उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद वो एक आउटपुट देता है। क्या देता है? एक आउटपुट। जैसे आपके हाथ में अगर चोट लगी, आपने, ब्रेन ने उसको अंडरस्टैंड किया, तो उसके बाद क्या करोगे आप? डेफिनेटली उसमें पट्टी वट्टी लगाओगे। तो ये पूरी प्रोसेस में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत क्विकली हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका ब्रेन आपकी बॉडी को बचाना चाहता है। और पेन यहाँ पे क्या है, पेन एक बेसिकली मैकेनिज्म है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का। क्योंकि अगर आपको चोट लगी है और आपको पेन फील ही नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी डैमेज कर जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इन सिंपल वर्ड्स मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, वो मैसेज को रिसीव करता है, अंडरस्टैंड करता है और एक आउटपुट देता है। ठीक है, अब ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन, यहाँ पे जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर जब डीपली देखते हैं ना, तो ब्रेन के अंदर क्या है? तो ब्रेन के अंदर कुछ नया नहीं है। ब्रेन के अंदर यही नर्व्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। आपको नर्व्स दिख रही है ना, ये नर्व्स, नर्व्स मैंने बताया था वायर्स होती हैं बेसिकली एक तरह की। ठीक है, यही नर्व्स ब्रेन के अंदर भी पाई जाती हैं। बस बॉडी में और ब्रेन में एक चीज का फर्क होता है कि हमारी जो बॉडी में होती है ना, वो नर्व्स के बीच में कनेक्शंस उतने ज्यादा नहीं होते हैं, उतने ज़्यादा नहीं होते। ऑन द अदर हैंड हमारे जो ब्रेन होते हैं ना, इसमें जो नर्व्स के बीच के जो कनेक्शन होते हैं, वो बहुत ही कम्प्लेक्स होते हैं। मतलब एक नर्व से बहुत सारे नर्व्स कनेक्ट हो सकते हैं, और बहुत ही अच्छे कनेक्शन होते हैं। मतलब ये माना जाता है कि जितने अच्छे कनेक्शन आपके नर्व्स के होंगे आपके ब्रेन में, उतना ही अच्छा आपका ब्रेन माना जाएगा। इनफैक्ट जब भी एक बच्चा नई नई चीजें सीखता है, तो उसके ब्रेन में नए नए नर्व्स के कनेक्शन बिल्ड होते जाते हैं। ठीक है, जितने अच्छे कनेक्शन होते हैं, उतने अच्छा ही ब्रेन की कैपेसिटी होती है। तो मैं सिंपल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी बॉडी की जो नर्व्स हैं और जो ब्रेन में जो नर्व्स हैं, वो दोनों चीजें सेम ही है, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस यहाँ पे नर्व्स क्या कर रही हैं, मैसेज को रिसीव कर रही हैं, और ब्रेन के नर्व्स क्या कर रही हैं, उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रही हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि ये कैसे हमारे परसेप्ट्रॉन से कनेक्ट होगा, तो होगा। हैव पेशेंस थोड़ा बहुत। ठीक है, अब नाउ एक और प्रॉब्लम हम समझते हैं, इसके बाद परसेप्ट्रॉन में हम जंप करेंगे। वो है रिफ्लेक्स एक्शन। आपने शायद ये क्लास 10th की बायोलॉजी में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली गर्म पैन है, हॉट पैन। ठीक है, इस हॉट पैन को इस बंदे ने गलती से टच कर दिया, गलती से टच कर दिया। तो अब क्या होगा कि इसके जो स्किन होंगे, उसके अंदर जो नर्व्स होंगी, नर्व्स, नर्व्स, फिर से वो वायर्स, याद आ रहा है ना, वायर्स, वो क्या करेंगी, मैसेज पहुंचाएंगे किस तक? ब्रेन तक।
ब्रेन तक। अब ब्रेन क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसमें से पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेगा। पैटर्न बेसिकली गर्म है ठंडा है क्या, उसके बाद क्या करेगा, एक आउटपुट देगा, वापस एक मैसेज पहुंचाएगा और एक आउटपुट देगा कि गर्म है पेन, हाथ हटा लो। तो बेसिकली यहाँ पे तीन स्टेप हुए। पहला पहला स्टेप क्या हुआ, मैसेज को रिसीव किया, मैसेज को क्या किया, रिसीव किया। किसने रिसीव किया, आपके हैंड की स्किन ने। हैंड की स्किन ने मैसेज को रिसीव करके पास कर दिया किसको, ब्रेन को या फिर स्पाइनल कॉर्ड को। और ब्रेन ने क्या किया, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, पैटर्न खोजने की कोशिश करी। ठीक है। और पैटर्न खोजने के बाद क्या हुआ, एक आउटपुट दिया। क्या दिया, एक आउटपुट दिया। तो मेरे ख्याल से आपको तीन स्टेप समझ में आएंगे, रिसीव, ठीक है, अंडरस्टैंड और आउटपुट। तीसरा क्या है, आउटपुट। ठीक है। तो इन दो स्लाइड्स में मैंने आपको सिंपल दो चीजें समझाई हैं। पहली चीज तो ये कि हमारी पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम बेसिकली वायर्स हैं जो आपस में कनेक्ट करके मैसेज पहुंचाती है ब्रेन तक। और ब्रेन के अंदर भी जो है वो नर्वस सिस्टम ही है, मतलब नर्व्स ही हैं, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस कनेक्शन का फर्क है। ब्रेन के अंदर जो नर्व्स होती है उनके बीच का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा कम्प्लेक्स होता है। और दूसरा मैंने आपको ये तीन स्टेप समझाया, रिसीव, अंडरस्टैंड और आउटपुट। अब हम इसको परसेप्ट्रॉन से कनेक्ट करेंगे, देखो कैसे। उसके लिए आपको सबसे पहले न्यूरल नेटवर्क को समझना पड़ेगा। ये हम थोड़ा सा अब कंप्यूटर की लाइन में आ गए। तो न्यूरल नेटवर्क के बारे में हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था कि हमारी जो डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग वाली जो फील्ड है, वो बनी ही किसके ऊपर है, न्यूरल नेटवर्क के ऊपर हुआ है, न्यूरल नेटवर्क। और अगर आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे तो नाम भी थोड़ा बहुत कनेक्टेड है। उसमें क्या था, नर्वस सिस्टम नेटवर्क, यहाँ पे क्या है, न्यूरल नेटवर्क। अब न्यूरल नेटवर्क है क्या, पहले इसको समझते हैं, न्यूरल नेटवर्क क्या है। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इस तरह का स्ट्रक्चर, यही न्यूरल नेटवर्क है। यही क्या है, न्यूरल नेटवर्क। अब इसमें क्या खास बात है, क्या मैंने इस चीज को जान करके क्या 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 अलग कर दिया, कैसे मेरे को परसेप्ट्रॉन के बारे में पता चल गया। तो चला है पता, अभी आपको पता चलेगा कैसे, इसको हम समझेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लूँ। तो आप ना इस, ये जो है न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, इसको आप ह्यूमन की बॉडी मान के चलो। एक मिनट। हाँ, एक्चुअली बाहर थोड़े डॉग्स भौंक रहे थे तो मैं एक बार देखने चले गया था कि हुआ क्या है। ठीक है। हाँ, तो वापस, हाँ वापस आते हैं, न्यूरल नेटवर्क है क्या। बेसिकली आप इसको एक तरह से, जैसे ह्यूमन बॉडी थी ना, ह्यूमन बॉडी, उसी तरह से मान के चलो फिलहाल। ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया था पूरी बॉडी में क्या फैले होते हैं, नर्व्स फैली होती हैं। नर्व्स, नर्व्स आपको याद आ रही है ना। और नर्व्स क्या करती हैं, बेसिकली तीन काम करती है, जो कि आपको मैंने लास्ट स्लाइड में समझाया था। सबसे पहले मैसेज को क्या करती हैं, वो रिसीव करती हैं। ठीक है, कोई भी बॉडी का पार्ट है वो क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा, चाहे वो हाथ है, चाहे वो पैर है, चाहे वो उंगली है। रिसीव करने के बाद वो किसको देता था, ब्रेन को देता था। ठीक है। और ब्रेन को क्या करता था, फिर समझने की कोशिश करता था कि प्रॉब्लम क्या है आखिर। ठीक है, अगर गर्मी है तो गर्म, गर्मी है, पैटर्न खोजेगा वो कि कितनी गर्मी है, किस वजह से गर्मी है। ठीक है, फैन ऑन करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें पैटर्न खोजेगा। उसके बाद क्या करेगा, ब्रेन एक आउटपुट पहुंचाएगा। अगर आपके घर में लाइट है तो पंखा चला लो, एसी चला लो। या फिर यही चीज अगर आप दूसरी तरह समझना चाहो, तो मान लो आपको भूख लगी है, तो आपके जो पेट है वो मैसेज को रिसीव करके ब्रेन को पहुंचा रहा है कि भूख लग रही है, ब्रेन आउटपुट बोलेगा कि भाई खाना खा ले। तो मतलब ओवरऑल फंक्शन वही सारे सेम हो रहा है। तो ठीक वैसे ही ना न्यूरल नेटवर्क में भी यही होता है। और ये न्यूरल नेटवर्क किस मशीन को ट्रेन करता है, किसको ट्रेन करता है, ये हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। तो इसके अंदर में ना तीन लेयर होती हैं, आपको दिख रहा होगा ये बेसिकली। एक होती है इनपुट लेयर। तो इनपुट लेयर का काम होता है मैसेज को रिसीव करना, मैसेज को रिसीव करना। किस तरह के मैसेज रिसीव होंगे, बॉडी में तो आपको पता है ना किस तरह के मैसेज रिसीव होते हैं, ठंडा गर्म। ठीक है, उसके अलावा देखना सुनना, वो सारे बॉडी में हो सकते हैं। इस न्यूरल नेटवर्क में कौन से मैसेज रिसीव हो सकते हैं, वो सारे मैसेज रिसीव हो सकते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे। क्या थे वो मैसेजेस, जैसे कि अगर आप डॉग को क्लासिफाई करना चाह रहे हो, डॉग को क्लासिफाई करना चाह रहे हो कि डॉग है या कैट है, तो इस इनपुट लेयर में डॉग्स की इमेजेस को, बहुत सारी इमेजेस को, ठीक है, आप क्या करोगे, सबमिट करोगे। सबमिट बेसिकली इसको दोगे इनपुट लेयर को। तो इनपुट लेयर क्या करती है, मैसेज को रिसीव करती है। समझ में आया। ठीक है, डॉग्स की जितनी भी इमेजेस होंगी इसको रिसीव करेंगे। उसके अलावा अगर आप एक वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम बना रहे हो, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम मतलब पता है ना, एलेक्सा, सीरी, तो ये क्या करेंगी, वॉइस को रिसीव करेंगी, ये रिसीव करेंगी। बॉडी में क्या हो रहा था, रिसीव के बाद क्या हो रहा था,
वो रिसीव करने के बाद किसको दे रहा था? ब्रेन को दे रहा था, क्योंकि ब्रेन ही पैटर्न खोजता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, ये इनपुट लेयर मैसेज रिसीव करने के बाद दे देती है हिडन लेयर्स को। किसको दे देती है? हिडन लेयर को। ये आपको दिख रहा है ना, ये हिडन लेयर, ये पूरी की पूरी हिडन लेयर, यही एक्चुअली में ब्रेन होता है न्यूरल नेटवर्क का। ये हिडन लेयर ही क्या करती है ना, जो भी मैसेज इनपुट लेयर ने उसको दिया होता है उसमें क्या करने की कोशिश करती है, पैटर्न को खोजने की कोशिश करती है। अगर आपने इसको बहुत सारी डॉग्स की इमेजेस दी थी, तो ये डॉग के पैटर्न को खोजने की कोशिश करेगी, सारी इमेजेस के बीच में क्या कॉमन पैटर्न्स हैं। ठीक है, फिर से वही बात आएगी, दो आंखें हैं, चार पैर हैं, ये सारा काम कौन करेगी? ये हिडन लेयर करेगी। और बार बार ट्रेन करते जाओगे तो बहुत अच्छा ट्रेन करती जाएगी। और इसके बाद हमारी बॉडी में क्या होता था, ब्रेन रिसीव करने के बाद क्या होता था, एक आउटपुट देता था ना। ठीक वैसे ही यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क भी क्या करता है, एक आउटपुट दे देगा। क्या दे देगा? आउटपुट। अगर उसे लगेगा कि ये जो नई इमेज है ना, ये डॉग की है, तो वो आउटपुट भी कह देगा कि ये एक डॉग है, ट्रेन करने के बाद। ठीक है, तो बेसिकली इसमें भी वही तीन काम हो रहे हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। अब इस पूरी स्टोरी में परसेप्ट्रॉन कहाँ आया? परसेप्ट्रॉन कहाँ है, इसके बारे में बात करते हैं। कैसे, देखो, जो हम नर्व्स के बारे में बात कर रहे थे ना, नर्व्स, नर्व्स बेसिकली ये जो हमारी बॉडी में थी, ये नर्व्स। ठीक है, इस तरह की अगर मान लो ये जो नर्व्स आ रही है ना, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो इसको जब ना जूम करके देखा गया, जूम साइंटिस्ट के द्वारा जूम, तो ऐसा पाया गया कि ये नर्व्स ना छोटे छोटे पार्ट्स की बनी हुई है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स की। तो जब और जूम करके देखा गया ना, तो पाया गया कि इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, द्वार से हमारी बॉडी में जो वायर्स थी, जिसको अब तक मैं वायर बोलता आ रहा था ना, वायर जो मैसेज को पहुंचा रही थी, उन वायर को जब जूम करके देखा गया तो पाया गया कि ये छोटे छोटे पार्ट्स की बनी गई है। और उन छोटे छोटे पार्ट्स को और जूम करके देखा गया, तो पाया गया कि ये इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसको नाम दिया गया न्यूरॉन, या फिर नर्व सेल नाम दिया गया, नर्व सेल। ठीक है, न्यूरॉन या नर्व सेल इसको नाम दिया गया। और बेसिकली ये जो है, ये जो है ना, ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट, फंडामेंटल या बेसिक यूनिट है आपकी नर्वस सिस्टम की। मतलब इससे ज्यादा छोटी यूनिट नहीं होती। और ये एक सेल होता है। क्या होता है? एक सेल होता है। बात समझ में आई? बहुत सिंपल थी कि हमारी पूरी बॉडी में जो भी नर्व्स हैं उसको जब हम जूम करके देखते हैं तो वो छोटे छोटे पार्ट्स के बने हुए होते हैं, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को न्यूरॉन्स बोला जाता है, नर्व सेल बोला जाता है, और वो सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक वैसे ही ये जो है ना, पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क, इसके अंदर इनपुट लेयर है, मल्टीपल। जब इसकी सबसे छोटी यूनिट ढूंढोगे तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये। और इसी सबसे छोटी यूनिट को बोला जाता है परसेप्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? परसेप्ट्रॉन। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने इतना पढ़ाया। अब जब मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि चाहे यहाँ वाली नर्व्स हो चाहे ब्रेन वाली नर्व्स हो, दोनों नर्व्स क्या हैं? सेम ही हैं, दोनों नर्व सेम है, मतलब दोनों के अंदर ही आपके न्यूरॉन्स ही हैं। और न्यूरॉन्स वही, जिसके इस तरह का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा था। ठीक है, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, इसको सेल बॉडी, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो चाहे बॉडी हो चाहे ब्रेन हो, दोनों में क्या है? न्यूरॉन्स, ये यही स्ट्रक्चर है। ठीक वैसे ही आपके पूरे न्यूरल न्यूरल नेटवर्क में, चाहे इनपुट लेयर हो चाहे हिडन लेयर हो चाहे आउटपुट लेयर हो, ये कोई भी लेयर हो, वो सब क्या है? परसेप्ट्रॉन ही है बेसिकली। क्या है वो? परसेप्ट्रॉन। दोनों में फर्क क्या है? जैसे बॉडी में, यहाँ पे ब्रेन में और बॉडी में क्या फर्क था? कनेक्शंस का। ठीक है, कनेक्शन का। ब्रेन के अंदर जो कनेक्शन होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। वैसे ही हमारे जो हिडन लेयर होती है उसके बीच में जो परसेप्ट्रॉन के बीच के कनेक्शन होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ही अलग होती है एज कम्पेयर टू इनपुट एंड आउटपुट लेयर। उसको हम फ्यूचर की वीडियोस में समझेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से आपको इतना मैं समझा पाया होगा कि परसेप्ट्रॉन होता क्या है। ठीक है, परसेप्ट्रॉन बेसिकली सबसे छोटी यूनिट होती है किसकी? एक न्यूरल नेटवर्क की। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क की सबसे छोटी यूनिट। जैसे हमारी बॉडी में जैसे हमारी बॉडी में सबसे छोटी यूनिट क्या थी? न्यूरॉन। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर था। अब एक न्यूरॉन क्या कर सकता है? बेसिकली एक न्यूरॉन, पूरी नर्वस सिस्टम का एक न्यूरॉन क्या कर सकता है? यहाँ से मैसेज को रिसीव करेगा, आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। यहाँ से मैसेज को रिसीव करेगा, और जो दूस मैसेज को रिसीव करने के बाद ये क्या करता था? हम्म, यहाँ से मैसेज करने के बाद ये मैसेज पीछे भेजता है, और यहाँ से मैसेज को ट्रांसमिट कर देता है। मैसेज को क्या करता है? ट्रांसमिट कर देता है, यही होता है। इसके पीछे क्या होता है? एक और न्यूरॉन होता है। ठीक है, इसके पीछे एक और न्यूरॉन होता है। तो फिर दोबारा से क्या करता था ये?
ये फिर से क्या करेगा, ये वाला न्यूरॉन मैसेज को रिसीव करेगा, यहाँ से फिर मैसेज जाएगा, फिर पीछे जाएगा। तो इस तरीके से मैसेज क्या करता था, ऊपर वाले न्यूरॉन, फिर एक और न्यूरॉन, फिर एक और न्यूरॉन, न्यूरॉन से जंप करते 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 ब्रेन तक पहुंचता था। ठीक, वैसे ही यहाँ पे एक परसेप्ट्रॉन क्या कर सकता है, जैसे ये वाला परसेप्ट्रॉन, ये वाला परसेप्ट्रॉन क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा। ठीक है, मैसेज को रिसीव करने के बाद क्या करेगा, अगले परसेप्ट्रॉन को भेजेगा, वो अगले परसेप्ट्रॉन को, अगले परसेप्ट्रॉन को। लेकिन ये इतना इजीली नहीं होता है, इसको मतलब हम बहुत डीपली समझेंगे किस तरीके से होता है। फिलहाल के लिए जैसे ये है ना, ये हाँ, ये तो रहा एक एक न्यूरॉन, और ये रहा आपका एक परसेप्ट्रॉन। दोनों के फंक्शन लगभग सेम ही है। ये क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है, आगे भेजता है। वैसे ही एक परसेप्ट्रॉन भी क्या कर सकता है, मैसेज को रिसीव करेगा, बाहर भेज देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक तरह से ह्यूमन बायोलॉजी को परसेप्ट्रॉन से कनेक्ट किया। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक मतलब एक अलग बात बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा अलग लगेगी आपको, कि ये जो है ना, ये जो न्यूरॉन है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअल में मतलब इसी तरीके का दिखता है। लेकिन ये जो परसेप्ट्रॉन है ना, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं दिखता। ठीक है, इस बात को समझना, मतलब आप नेट वगैरह में देखोगे तो आपको इस तरह का डायग्राम दिखेगा। ठीक है, पर ये सिर्फ डायग्राम है। एक्चुअल में परसेप्ट्रॉन ये नहीं है। एक्चुअल में परसेप्ट्रॉन बेसिकली एक फॉर्मूला है बस। मैथ्स में जैसे फॉर्मूले होते हैं ना, परसेप्ट्रॉन भी एक सिंपल फॉर्मूला है, पर उस फॉर्मूले को इस तरीके से दिखा दिया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम, ए का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला। अब इसको मैं अगर ऐसे करके कुछ डिजाइन विजाइन बना के दिखा दूं, ठीक है, या फिर मैं इस तरह से इसके अंदर लिख दूं, उससे कोई चीज बदल थोड़ा जाती है। फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही है, सर्कल के अंदर लिख दूं। तो वैसे ही परसेप्ट्रॉन एक सिंपल फॉर्मूला है, बस उसको रिप्रेजेंट हम इस तरह से कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, समझाने में इजी रहता है थोड़ा सा। कैसे ये फॉर्मूला है, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे एक परसेप्ट्रॉन और जो न्यूरॉन है वो लगभग सेम ही है। दोनों ही मैसेज को रिसीव करते हैं, आगे पास ऑन कर देते हैं, आउटपुट दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बात करा था कि एक न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, एक इनपुट लेयर होती है जो कि मैसेज को रिसीव करती है। ठीक है, हिडन लेयर क्या करती है, उसमें पैटर्न खोजती है, और जो आउटपुट लेयर होती है वो रिजल्ट दे देती है। ये आपके इनपुट हो गए, ये हिडन लेयर हो गया, और आउटपुट लेयर हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं इससे। तो अब आ जाता है परसेप्ट्रॉन के बारे में। तो परसेप्ट्रॉन सबसे पहले क्या है, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट मतलब सबसे बेसिक यूनिट किसकी, पूरे के पूरे डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क की, मतलब पूरा जो अंडरस्टैंड कर रहा है उसका सबसे छोटी यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट, उसको परसेप्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, इसको आर्टिफिशियल न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो मेन न्यूरॉन है वो तो बॉडी वाला ही होगा ना, बॉडी वाला न्यूरॉन आपको पता है ना, वही डेंड्राइट वाला। ठीक है, इसको आर्टिफिशियल बोल देते हैं। सबसे बेसिक यूनिट होती है न्यूरल नेटवर्क की, जस्ट लाइक एक न्यूरल न्यूरॉन, रियल न्यूरॉन होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, ये कुछ इनपुट लेती है, उसको कुछ मैथ लगा देती है, और एक आउटपुट दे देते हैं। ठीक है, कैसे देती है पता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इन रियलिटी परसेप्ट्रॉन एक क्या है, सिंपल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये जो परसेप्ट्रॉन है ना, जो सबसे छोटी यूनिट है, ये केवल एक ही काम आ सकती है, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट है। क्या करने केवल काम आ सकती है, केवल एक ही काम, क्लासिफाई करने का। और कौन सा क्लासिफाई, वो भी बाइनरी क्लासिफिकेशन का काम आ सकती है। बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, यस या नो वाले, यस या नो वाले। बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब जैसे कोई एक पर्सनैलिटी है, आपको ये क्लासिफाई करना है कि ये मैन है या वुमेन है, मेल है या फीमेल है ना। तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन हो गई। या फिर कैंसर है या नहीं है, ठीक है, या फिर ये बच्चा पास हुआ या नहीं हुआ, या इसकी जॉब लग गई या नहीं लगी, मतलब जिसमें दो ही रिजल्ट पॉसिबल है, उसको क्लासिफाई करने के लिए काम आ सकता है परसेप्ट्रॉन। तो एक परसेप्ट्रॉन केवल एक ही काम आ सकता है वाला, क्योंकि इतना कम्प्लेक्स नहीं है ना, एक ही है, सिंगल सिंगल क्या ही कर लेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो एक सिंगल परसेप्ट्रॉन को हम बाइनरी क्लासिफायर भी बोल देते हैं, कहीं कहीं पे आप सुनोगे इसको बाइनरी क्लासिफायर भी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन लेगा, और उसके बाद क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा कि ये होगा या नहीं होगा। कैसे करेगा उसको हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक, तो चलो फिर इस स्लाइड में हम वर्किंग ऑफ परसेप्ट्रॉन को समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में मैं केवल ऊपर ऊपर से आपको परसेप्ट्रॉन के बारे में समझाऊंगा कि कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा इन डेप्थ बात करेंगे, क्योंकि मैं उसमें ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कि कैसे ये एक बाइनरी प्रॉब्लम को क्लासिफाई कर पाता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इसके शॉर्टकट वर्किंग को समझते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हमको क्लासिफाई करना है कि कोई बच्चा पास होगा या नहीं होगा। इसकी हेल्प से, स्टडी आवर्स की हेल्प से, स्टडी आवर्स और स्लीप,
और यहाँ पे मान लेते हैं हमको ये डिक्लेयर करना है कि ये पास होगा या नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा 8 घंटे सो रहा है और 8 घंटे, सॉरी 8 घंटे पढ़ रहा है और 8 घंटे सो रहा है, तो वो पास होगा या नहीं होगा। पास होगा तो यस लिख देंगे और नहीं होगा तो नो लिख देंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें इनपुट्स। इनपुट्स बेसिकली वो होते हैं जो आप परसेप्ट्रॉन को देते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट है। पहला इनपुट मैं देना चाहूंगा कि कितने घंटे वो पढ़ा है, दूसरा इनपुट मैं देना चाहूंगा कितने घंटे वो सोया है। अब आप मेरे से पूछेंगे कितने इनपुट आप दे सकते हो, तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने भी इनपुट देना चाहो तो दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है किसी स्टूडेंट के बारे में कि कितना वो सो रहा है, ठीक है, कितना वो खेल रहा है, कितना वो टीवी देख रहा है, या फिर कितना वो सो रहा है। ठीक है, सोना सॉरी कितना वो पढ़ रहा है, कितना वो खेल रहा है, कितना वो टीवी देख रहा है, कितना वो सो रहा है। तो ये जो होगा ना स्टडी, इसको हम पहला इनपुट बोल देंगे, इसको हम दूसरा इनपुट बोल देंगे, इसको हम तीसरा इनपुट बोल देंगे, इसको हम चौथा इनपुट बोल देंगे। कितने इनपुट ले सकते हो, एक्स एन, कितने भी इनपुट आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये इनपुट्स आप या मैं, अस या वी या यू हूँ, मतलब कोई भी प्रोवाइड करेगा, परसेप्ट्रॉन खुद से डिसाइड नहीं करेगा, ये आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और यहाँ डायग्राम में कहाँ पे है ये रहा। ठीक है, ये इनपुट्स आप प्रोवाइड कर रहे हो परसेप्ट्रॉन को। ठीक है, x1 से xn तक। ठीक है, अगला आ गया वेट्स। क्या आ गए, वेट्स। अब वेट्स क्या है, वेट्स बेसिकली एक नंबर होता है जो कि डिसाइड करता है कि किस पर्टिकुलर इनपुट की वैल्यू को हमको इंक्रीज करना है और किस पर्टिकुलर इनपुट की वैल्यू को हम डिक्रीज करना है। उसको थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि जब हम ये सारे इनपुट दे रहे थे ना, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ है, मुझे ये पता है कि कोई बच्चा अगर पढ़ेगा तो पास तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो मतलब स्टडी ज्यादा मायने रखती है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर फैक्टर्स। तो मैं चाहूंगा कि जो बच्चा पढ़ेगा ना, जितना भी पढ़ेगा उसके वेट को मैं बढ़ा दूं। वेट मतलब उसकी वैल्यू को मैं बढ़ा दूं। ठीक है, ताकि उसकी जो इम्पोर्टेंस हो वो ज्यादा रहे, उसका जो मतलब नंबर है वो ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो उसी नंबर को हम वेट बोलते हैं बेसिकली। फॉर जैसा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा है और 2 घंटे खेल रहा है, ठीक है, 3 घंटे टीवी देख रहा है और 7 घंटे वो सो रहा है। तो मुझे पता है कि जो 8 है ना, ये 8 घंटा जो पढ़ रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर इनपुट्स। तो मैं इससे ना, इस 8 से मैं खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस को मैं और ज्यादा बढ़ाऊं, क्योंकि स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पास या फेल को डिसाइड करने में। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से। ठीक है, और जो प्ले है ना, मेरे को पता है कि ये जो खेलना है ना, ये एज इतना ज्यादा डिसाइड नहीं कर रहा पास या फेल होने में, तो मैं इसको मैं आधे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो टीवी है ना, ये मैं देखता हूँ कि ये भी ज्यादा डिसाइड नहीं कर रहा है, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और जो 7 है ना, सोना, वो मैं देख रहा हूँ कि हाँ वो डिसाइड, मतलब वो एक तरह से इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब होगा क्या इससे, बेसिकली जो आपका जो 8 था ना, एक्चुअल जो वैल्यू थी, ये एक्चुअल वैल्यू थी। ठीक है, एक्चुअल, ये नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितनी हो गई, 32 टाइम्स हो गई। मतलब जो स्टडी था उस नंबर को हमने 32 मान लिया, और जो आपका प्ले था वो कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे टीवी भी क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे ये कितना हो गया, ये 14 हो गया। तो आप समझ पा रहे होगे कि कुछ पैरामीटर्स, मतलब कुछ इनपुट्स की वैल्यू तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और कुछ इनपुट्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई, यहाँ पे डिक्रीज कर गई, 1 आ गई। ठीक है, तो ये जो नंबर थे ना बीच वाले, आप ये जो नंबर थे बीच वाले, ये जो नंबर थे, इन्हीं को वेट्स बोला जाता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, वेट्स बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये एक और चीज ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो वेट्स होते हैं ना, ये वेट्स, ये आप प्रोवाइड नहीं करते हो। ठीक है, परसेप्ट्रॉन को, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, डीप लर्निंग का बेसिकली मतलब ही क्या है। डीप लर्निंग का मतलब है कि मशीन खुद से पैटर्न को खोजती है। तो यहाँ पे जो आपने इनपुट्स दिए हैं ना, उस इनपुट्स को लेने के बाद परसेप्ट्रॉन खुद से डिसाइड करता है कि हर एक इनपुट को कितना मेरे को वेट देना है कि लास्ट में जो आंसर आए वो सही आए। ठीक है, समझ में आया। बहुत सिंपल वर्ड्स में कि इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे, वी हम प्रोवाइड करेंगे वी एस, वेट वो ऑटोमेटिकली खुद डिसाइड करेगा परसेप्ट्रॉन कि हर इनपुट को कितना वेट देना है। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, W1 W से। यहाँ पे आपको ये दिख जाएंगे वेट्स। ठीक है, ये आपने प्रोवाइड करें, प्रोवाइडेड बाय यू, ये खुद डिसाइड करता ऑटोमेटिक। ठीक है, समझ में आया। अगला आ गया बायस। क्या आ गया, बायस। बाइस बेसिकली एक नंबर होता है जो कि परसेप्ट्रॉन क्या करता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है इन सारी वैल्यू से।
ठीक है, इन सारी वैल्यूज। अब ऐसा करता क्यों है परसेप्ट्रॉन? बहुत सिंपल सा आंसर है। जैसे मान लेते हैं कि इन सारे ही इनपुट्स को लेने के बाद भी आंसर सही नहीं आ रहा है, इन सारे इनपुट को लेने के बाद आंसर सही नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल परसेप्ट्रॉन चाहता था कि 450 आए, एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, लास्ट में जो आंसर आया वो 450 आए, बट आ हमारा 400 रहा है। परसेप्ट्रॉन को पता है कि ये जो 50 है ना, इसका गैप आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। ठीक है, तो परसेप्ट्रॉन क्या करेगा, खुद से ही ऑटोमेटिकली पैटर्न को खोज के वो उस 50 को प्लस कर देगा। तो ये जो नंबर है ना, इसी को बायस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बायस। इन सिंपल वर्ड्स, बायस एक वैल्यू होती है जो कि परसेप्ट्रॉन खुद से ही निकालता है ट्रेनिंग के दौरान, और उसको फिट करता है ताकि जो लास्ट का आंसर आए वो सही आए। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? अगर आपको दोबारा से एक बार रिकैप कराऊं, तो इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं, वेट परसेप्ट्रॉन डिसाइड करता है, बायस भी परसेप्ट्रॉन डिसाइड करता है, और यहाँ पे ये रहा आपका बायस को कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आ गया वेटेड सम। क्या आ गया, वेटेड सम। तो ये रहा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा वेटेड सम। वेटेड सम का मतलब क्या है, बहुत सिंपल मतलब है कि जो भी आपने इनपुट्स लिए थे ना, सबसे पहले इनपुट्स पता है ना आपको, x1 लिए थे हमने, x2 लिए थे, x3 और x4 लिए थे हमने। ये आपका स्टडी के लिए था, फिर एक प्ले के लिए था, और एक था तुम्हारा किसके लिए, स्लीप के लिए, एक था टीवी के लिए। ठीक है, यही था। तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, W1 से पहले वेट, W2 से, W3 से, W4 से। अब यहाँ पे W1 W2 W3 W4 क्या है, वेट्स हैं। अब वेट्स वो खुद डिसाइड करेगा नंबर, तो भाई नंबर नहीं ले रहे हम, अल्फाबेट ले रहे हैं। इन सबको ही ऐड करना होता है, इन सबको क्या करना होता है, ऐड करना होता है एक फाइनल आंसर निकालने के लिए। तो बेसिकली क्या होगा, x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस x3 W3 प्लस x4 W4 W और W4। ठीक है, तो इसी 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 टर्म को ना वेटेड सम बोला जाता है। इसी टर्म को क्या बोला जाता है, वेटेड सम, वेटेड सम। ठीक है, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि इस पूरे ही नंबर में, मतलब इस पूरे ही फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद परसेप्ट्रॉन देखिएगा कि क्या इसमें कुछ नंबर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और उसी को क्या बोला जाता था, बायस बोला जाता था ना, बायस। और बायस को हम डिनोट करते हैं किससे, डब्ल्यू नॉट से, डब्ल्यू ओ से। तो आपको ये दिख गया सारे के सारे वेट्स। ठीक है, और ये आपको दिख गया कौन सा, 22। क्या दिख गया आपको, 22 दिख गया। ठीक है, अब ये हमारे पास सारे के सारे आंसर आ गए। ठीक है, अब इसके बाद सब कुछ करने के बाद क्या आएगा, फाइनल हमारे पास एक नंबर ही तो आएगा। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, जैसे कि आपको मैं अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके बताऊं कि हमारे पास क्या था, हमारे पास था स्टडी, स्लीप, प्ले और टीवी, यही था हमारे पास। ठीक है, स्टडी हमने 8 घंटे मान लिया था, स्लीप हमने 7 मान लिया था, 2 ये मान लिए थे, 3 ये मान लिए थे। उसके बाद वेट हमने डिसाइड किया था, इसका 4 गुना मान लिया था, इसका 2 गुना मान लिया था, मल्टीप्लाई बाय 2। इसका हमने 1/2 माना था, इसका हमने 1/3 माना था। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका वेटेड सम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, वेटेड सम निकालना होता है। अगर वेटेड सम निकालना है तो क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 प्लस 7 2 जा 14 प्लस, उसके बाद 2 इंटू 1/2 1 प्लस 3 इंटू 1/3 1। तो क्या है हमारे पास, 14 और 16, 16 और 2 8, 8 3 1 58 आ गया। ठीक है, तो ये वेटेड सम आया। परसेप्ट्रॉन खुद से डिसाइड करेगा कि क्या ये जो 58 नंबर आया है ये सही है या नहीं है। अगर ये सही है तो ठीक है, नहीं है तो इस पे क्या करेगा, एक बायस को ऐड करेगा। बायस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे इसने बायस को ऐड किया, क्या, 2। इसने देखा कि भैया 60 आना चाहिए था, मतलब ऑटोमेटिकली वो रीड करता है। कैसे करता है वो बाद में डिसाइड करेंगे हम, बाद मतलब डिसाइड किया बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, मान लेते हैं उसने देखा कि 60 आना चाहिए, तो उसने वो प्लस करेगा 2। तो बायस को ऐड करने के बाद आंसर आ गया 60। तो ये 60 यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम, ये वेटेड सम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इसमें हमने सबको प्लस भी कर दिया, ये सबको प्लस किया, हमने 22 भी ऐड कर दिया, ये 22। ठीक है, अब मेरे को क्या डिसाइड करना था, ठीक है, मेरे को क्या सॉल्व करना था, मेरे को सॉल्व करना था कि कोई भी बच्चा पास होगा या नहीं होगा। हमको सॉल्व तो ये करना था ना, पास होगा या फेल। तो इस 60 से थोड़ा पता चलेगा कि पास होगा या नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो हमारा लास्ट है ना, ये जो लास्ट लास्ट बॉक्स है, इसी को बोला जाता है, इसको हम एक्टिवेशन फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन। तो बेसिकली ये फंक्शन डिसाइड करता है कि इस 60 को लेके मैं डिक्लेयर करूं कि बच्चा पास होगा या नहीं होगा। मतलब बेसिकली ये फंक्शन है, यही डिसाइडिंग फैक्टर है जो किसी नंबर को एक्सेप्ट करता है और उस नंबर को देख के एक रूल बनाता है, और वो रूल के हिसाब से वो डिसाइड करता है कि मेरे को इसको पास करना है या नहीं करना है। जैसे जो आपका जो क्लासिकल परसेप्ट्रॉन है, जो मतलब ओरिजिनल परसेप्ट्रॉन आप कहीं भी पढ़ोगे, तो उसमें जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है ना, उसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्टेप फंक्शन। अब स्टेप फंक्शन बहुत सिंपल है कि अगर वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है तो उसको पास कर दो, और अगर वैल्यू 0 से छोटी है उसको फेल कर दो। ये स्टेप फंक्शन है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 60 आ रहा है, 60 0 से बड़ा है, तो परसेप्ट्रॉन तो बोल देगा कि पास है। ठीक है, एक्चुअल में पास है या नहीं है वो अलग, अभी अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर परसेप्ट्रॉन बोल देगा कि पास है।
ठीक है? और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसको बोला एक्टिवेशन फंक्शन जाता है। क्या बोला जाता है? एक्टिवेशन फंक्शन। ये जो स्टेप फंक्शन है, ये एक्टिवेशन फंक्शन का एक पार्ट है। मतलब बहुत सारे, देयर आर मेनी मेनी एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, जिनके बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, बट यहाँ पे जो क्लासिकल परसेप्ट्रॉन में यूज होता है उसको हम स्टेप फंक्शन बोलते हैं। परसेप्ट्रॉन में यही वाला फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं हम फिलहाल क्लासिकल परसेप्ट्रॉन में, ठीक है? समझ में आया? ठीक है। उसके बाद आउटपुट आ गया, आउटपुट उसने क्या बोल दिया? पास हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक परसेप्ट्रॉन वर्किंग करता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, सॉरी। तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि किस तरह से परसेप्ट्रॉन काम करता है। एक बार मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो पहला बच्चा है, ठीक है, अब इसमें केवल दो ही इनपुट है, x1 और x2। हमारे पास केवल x1 हो गया, हमारे पास आर स्टडी, x2 हो गया कितना, वो सोया हुआ है। तो x1 ये रहा आपका 2, और x2 क्या है हमारे पास? स्लीप हो गया। तो हमारे पास दो इनपुट है, ये रहा इनपुट। इसके बाद क्या करना होगा? इसको नेक्स्ट स्टेप वेट असाइन करने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि वेट, हम मान रहे हैं कि जो स्टडी है उसको हमने ज्यादा वेट दे दिया 0.5, और जो स्लीप है उसको हमने कम वेट दिया है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है। फिलहाल के लिए रैंडमली मान लेते हैं, और मान लेते हैं बायस यहाँ पे -2 ले रखा है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? हम वेटेड सम करेंगे। वेटेड सम क्या था? वेटेड सम कि इनको इससे मल्टीप्लाई करने का, 2 को मल्टीप्लाई करने का 1.0.5 से, 5 को मल्टीप्लाई करें 0.3 से, तो ये रहा मल्टीप्लाई। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? 22 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये रहा 22। उसके बाद क्या है आपके पास? एक नंबर आ गया सॉल्व करने के बाद। इस नंबर से हमको किसको पास करना पड़ेगा? इस नंबर को एक्टिवेशन फंक्शन में पास करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है? स्टेप फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन बोलता है कि अगर 0 से बड़ा है तो यस बोल दो, 0 से छोटा है तो नो बोल दो। क्योंकि 0.5 तो 0 से बड़ा है, तो परसेप्ट्रॉन बोल देगा कि ये स्टूडेंट पास है। परसेप्ट्रॉन ने क्या बोल दिया? कि ये स्टूडेंट क्या है? पास है। एक्चुअल में यहाँ पे अगर आप डाटा में देखोगे तो पास नहीं है वो। तो आप बोलोगे एक फायदा क्या है जब परसेप्ट्रॉन ने गलत आंसर दे दिया है तो, है ना? परसेप्ट्रॉन ने यहाँ पे क्या दे दिया हमको? परसेप्ट्रॉन ने बोल दिया ये पास है, पर एक्चुअल में क्या था? वो फेल था। तो फायदा क्या हुआ? फायदा है क्योंकि परसेप्ट्रॉन ने ये जो गलत आंसर दिया है इसको वो खुद भी करेक्ट भी करेगा। ठीक है, अब कैसे करेक्ट करेगा ये हम लास्ट, मतलब अगली आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल उसने गलत आंसर दिया है, इस गलत आंसर से वो सही आंसर पे भी चले जाता है। ठीक है, उसके मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए परसेप्ट्रॉन इस तरीके से काम करता है, मैंने आपको समझा दिया। अब सेकंड बच्चे के लिए, ये जो 4 और 7 वाला बच्चा है ना, इसके लिए फिर से सेम स्टेप्स रिपीट होंगे। फिर से वो एक वेट असाइन करेगा और फिर से डिसाइड करेगा, और फिर गलत आंसर देगा तो फिर से खुद को रीट्रेन करेगा, और रीट्रेन करने के बाद फिर से उसको बताएगा खुद को वो। ठीक है, तो इस तरीके से काम चलता है। अब आ जाते हैं हम इसमें, ठीक है, कि क्या इंपॉर्टेंस क्या थे? सबसे पहली चीज इनपुट्स। क्या इनपुट्स की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इनपुट्स की डेफिनेटली इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनपुट्स के हिसाब से ही तो परसेप्ट्रॉन कुछ भी चीज डिसाइड करेगा। अगर आप ये परसेप्ट्रॉन को बोल रहे हैं कि बता भाई कोई बच्चा पास होगा या नहीं होगा, तो परसेप्ट्रॉन आपसे ही बोल देगा कि भाई तू मेरे को कुछ दे तो सही। इनफैक्ट आप किसी बच्चे से ही पूछोगे या किसी भी रैंडमली से पूछोगे कि वो पास होगा या नहीं होगा, तो वो बंदा क्या बोलेगा कि मुझे क्या पता भाई, कुछ मेरे को बता तो सही उस बच्चे के बारे में, कि पढ़ता है नहीं पढ़ता है, क्या करता है, खेलता है वेलता है। तो इनपुट्स की तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंस है, इनपुट्स के बेसिस पे ही परसेप्ट्रॉन डिसाइड करने वाला है। अगला आ गया वेट। वेट की इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा चुका हूँ। वेट क्या करता है? जो ज्यादा इंपॉर्टेंस फीचर्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि उनके वेट को बढ़ा देता है। और जो कम वाले होते हैं ना, जिनकी कोई ज्यादा यूज नहीं है, उनको क्या कर देता है? गायब करता जाता है। जैसे इन सिंपल वर्ड्स, अगर मान लेते हैं कि जो प्ले है ना, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब आपने क्या कहते हैं, इनपुट्स में प्ले दिया कि इतना घंटा खेलता है 8, पर वेट्स को लगा ना कि प्ले से तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा बच्चे की परफॉर्मेंस में, तो वेट ना यहाँ पे 0 भी असाइन कर सकता है। आप 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आ जाएगा। मतलब इसने इस प्ले वाले इनपुट फीचर को गायब ही कर दिया पूरे परसेप्ट्रॉन से। तो वेट बेसिकली जो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं उनकी वैल्यू को बढ़ा देता है, और जो इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं होते उनको हटा देता है, ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन से फीचर्स आउटपुट लाने में हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर 22, तो बायस मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका है कि अगर आपका जो आंसर है, वो जो फाइनल आंसर है, परसेप्ट्रॉन को लग रहा है कि यार ये वाला आंसर को ना थोड़ा अप या डाउन करना है, तो प्लस या माइनस करके कैसे ना कैसे करके जुगाड़ करना है, तो वो अपने हिसाब से कर लेता है। तो बायस की वजह से ना वो जो बाउंड्री होता है ना उसको शिफ्ट कर सकता है। जैसे इसने एग्जाम्पल बोला हुआ है कि अगर मान लो कि सारे के सारे इनपुट 0 ही हैं, फिर भी उसको सही आंसर लाना है, तो 0 पे तो 0 ही हो जाएगा ना, इक्वल टू। तो उसमें क्या कर देगा? प्लस या माइनस करके किसी तरह सही आंसर लाएगा। अब वेटेड सम आ गया। वेटेड सम बेसिकली क्या होता है? इन सारे ही इनपुट को निचोड़ करके एक चीज बना देनी। लास्ट में हो क्या रहा था? मल्टीप्लाई प्लस करने के बाद हमको एक ही नंबर तो मिल रहा है फाइनली। तो वो एक ही नंबर क्या है? वो वेटेड सम है। वो बेसिकली पूरी खिचड़ी है। वो आपने दाल वाल सब कुछ डाल के जो लास्ट में बना है ना, वो आपकी खिचड़ी है। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करता है। ठीक है, और
उसको पास कर देता है किसको? लास्ट वाले एक्टिवेशन फंक्शन को। एक्टिवेशन फंक्शन बोलता है कि आखिरी में चलेगी तो मेरी ही, मैं ही डिसाइड करूंगा इस नंबर को देख के कि मुझे बच्चे को पास करना है या नहीं करना है। तो बेसिकली जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन है वो नॉन लीनियरिटी लाता है। अब नॉन लीनियरिटी कैसे लाता है, तो ये मैं आपको ग्राफिकल मेथड से ज्यादा समझा पाऊंगा, और जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक परसेप्ट्रॉन ग्राफिकल मेथड से सेपरेट करता है, क्लासिफाई करता है, उसमें हम ज्यादा समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि एक्टिवेशन फंक्शन बस क्या करता है, वो बोलता है मैं ही डिसाइड करूंगा इस नंबर को देख के कि मैं इसके लेफ्ट जाना चाहता हूँ या राइट जाना चाहता हूँ। तो ये नॉन लीनियरिटी हो गया। और लास्ट में आउटपुट को डेफिनेटली इंपॉर्टेंस आई। आउटपुट ये आपको बता रहा है कि जो वैल्यू आई है वो सही आई है या नहीं आई है। इन केस अगर वो सही नहीं आई तो दोबारा से परसेप्ट्रॉन दोबारा से रिट्रेन करेगा, वेट को फिर से रिट्रेन करेगा, बाइस को फिर से रिट्रेन करेगा। कैसे करेगा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो हो गई है खत्म। इतना ही मेरे को आपको बताना था परसेप्ट्रॉन के बारे में। अगर वीडियो से कुछ भी समझ में आया तो थैंक यू, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करो, मेरे को बताओ मैं किस तरह से और चीज़ों को इजी बनाऊं। और आपकी हेल्प होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, दैट व्हाट मैटर्स टू मी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।